हाँ जी, नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट के राज भैरव है और आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि यूपीएससी के अंदर हिंदी मीडियम के इतने कम सिलेक्शन क्यों होते हैं। देखो, मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये है कि यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम का दबदबा था, इंग्लिश मीडियम का दबदबा है। और ये कोई 2-5 साल की बात नहीं, चाहे तुम 10 साल पहले का रिजल्ट उठा लो, चाहे तुम 20 साल पहले का रिजल्ट उठा लो, इंग्लिश मीडियम का दबदबा रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई किसी का इंग्लिश मीडियम है तो उसकी कोई गारंटी है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम का फ़ायदा ये है कि आंसर राइटिंग के अंदर उसको लिखने में सहूलियत होती है। ठीक है, वो कम शब्दों में, मतलब कम समय में कम शब्दों में अपनी बात रख सकता है। ठीक है, दूसरा ये है कि संसाधन उसके पास में आसानी से अवेलेबल होते हैं। हालांकि आज वर्तमान 2024 में हिंदी मीडियम के लिए संसाधन की कमी नहीं है, ये मेरा मानना है। यदि कोई ये व्यक्ति ये बोलता है कि यार हिंदी मीडियम से जो है संसाधन की कमी है, तो वो झूठ बोल रहा है, वो पागल बना रहा है तुमको। ठीक है, दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि मेरा ये मानना है हिंदी मीडियम के अंदर सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाते। तुम एक काम करो, तुम किसी की बात मत सुनो, कोई टॉपर क्या बोल रहा है, कोई टीचर क्या बोल रहा है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का मालिक क्या बोल रहा है, उसको सबको साइड में रखो और तुम जाओ upsc.gov.in की साइट पर और उसकी एनुअल रिपोर्ट है उसको डाउनलोड करो। उसको डाउनलोड करो, उसमें देखो कि उसमें क्या आंकड़े हैं, जो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसमें कितने फॉर्म्स आ रहे हैं और उस फॉर्म्स में कितने बच्चे बैठ रहे हैं और उसमें से कितने बच्चे प्रीलिम्स निकाल रहे हैं। मान के चलो यदि 12 से 14,000 या 15,000 बच्चे प्रीलिम्स निकाल रहे हैं और मेंस लिख रहे हैं, तो उसमें से कम 10,000 से ऊपर बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम के होंगे। ठीक है, मैं दावे से ये बात बोल रहा हूँ कि जो 2,000 से 2,500 स्टूडेंट यूपीएससी का इंटरव्यू देते हैं, मान लो 800 से 1,000 सीटें हैं और 2,000 2,500 बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं, तो उसमें हिंदी मीडियम के कितने बच्चे होते हैं? 170, 180, खींच खांच के 200, 220 मान लो, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। फिर सिलेक्शन भी इतना ही होता है, 20, 25, 50, खत्म कहानी। ठीक है, तो तुमको यदि सिलेक्शन लेना है और तुम हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहला काम ये करो कि प्रीलिम्स को ढंग से तैयार करो। ठीक है, देखो यदि तुम्हारा पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है और तुम यदि प्रीलिम्स निकालते हो, तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पे होगा। तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो तुमको ये बताएगा कि हाँ यार मैंने प्रीलिम्स निकाला है। तुम्हारी जो वैल्यू है, तुम्हारे खुद की जो आत्मसम्मान है, वो तुमको लगा कि हाँ मैं कोई सामान्य इंसान नहीं हूँ, मैं जो 12-15 हज़ार बच्चे जो मेंस लिख रहे हैं उनमें आ रहा हूँ। ठीक है, बच्चे प्रीलिम्स इसलिए नहीं निकाल पाते। अब हिंदी मीडियम के बच्चे प्रीलिम्स क्यों नहीं निकाल पाते हैं, इसके बारे में बताता हूँ मैं। ठीक है, मेरा इतने सालों का अनुभव रहा है, उसके आधार पर मैं ये बात बोल रहा हूँ। हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं आदर्शवादी, वो 2-2 साल तो कोचिंग करने में अपना समय बर्बाद करते हैं। 2-2 साल कोचिंग होती है क्या यार? 2 साल तुम कोचिंग करोगे, जिस साल तुम कोचिंग कर रहे हो उस साल तुम्हारा सिलेक्शन वैसे नहीं होना। 0.01% चांस है कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हिंदी मीडियम के अंदर जिस साल तुम कोचिंग कर रहे हो उस साल हो जाए। ठीक है, अब तुम ये मान के चलो कि तुम यदि हिंदी मीडियम से हो, तो सबसे पहले तो तुम ये देखो कि क्या तुमने एक एक सब्जेक्ट के नोट्स बना के रखे हैं क्या। मान लो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री 800 पेज की किताब है, तो उसको तुम 100-125 पेज के अंदर तुम समेट सकते हो क्या? क्या तुमने पॉलिटी के 100-125 पेज के अंदर नोट्स बना के रखे हैं क्या? क्या तुमने ज्योग्राफी के नोट्स बना के रखे हैं क्या? इकोनॉमी के नोट्स बना के रखे हैं क्या? साइंस एंड टेक के नोट्स बना के रखे हैं क्या? इन्वायरमेंट के नोट्स बना के रखे हैं क्या? क्या तुम यदि ये नोट्स बना के रखे हुए हो, तब तुमको ये चीज़ समझ में आएगी कि अच्छा पीवाईक्यू को ढंग से घोटना है। और जब तुम पीवाईक्यू को घोटोगे कम से कम 5 से 6 बार, जब तुम पीवाईक्यू करोगे, जब तुमको आइडिया लगेगा कि अच्छा है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अब नोट्स बनाने की जो प्रक्रिया है और जो आपकी नोट्स बनाने की प्रक्रिया है और जो बुक्स पढ़ने की प्रक्रिया है, उसके साथ साथ में पीवाईक्यू की जो प्रक्रिया है, ये समानांतर चलनी चाहिए। किताब पढ़ रहे हो, साथ में तुम नोट्स बना रहे हो, साथ में तुम पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हो, ये तीनों काम एक साथ चलने चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि साहब तुम नोट्स बना रहे हो और फिर तुम पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हो। नहीं भाई, मैं पीवाईक्यू बाद में सोल्व करूँगा, पहले नोट्स बनाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। पहले किताब पढ़ो और कम से कम एक किताब को 3 बार पढ़ो, उसके बाद में जो है नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं है कि पहली रीडिंग के अंदर, फर्स्ट रीडिंग के अंदर तुम नोट्स बनाने बैठ गए, ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो पहला रीज़न क्या है यूपीएससी में हिंदी मीडियम के सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि उनका प्रीलिम्स नहीं हो पाता है। दूसरा रीज़न क्या है कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है? दूसरा रीज़न ये है क्योंकि वो बच्चे आदर्शवादी होते हैं, यथार्थवादी नहीं होते।
इंग्लिश मीडियम का बच्चा होता है प्रैक्टिकल, कि हुआ सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो छोड़ेगा एग्जाम, निकलेगा, चलो भाई कुछ और करेंगे। फिर हिंदी मीडियम का कि आसमान सर पे उठा लेगा कि नहीं साहब यूपीएससी नहीं तो कुछ और। अरे ऐसा नहीं है मेरे भाई, यूपीएससी के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है। तुमको ये लगता है कि यूपीएससी कुछ करके तुम ऊन फान कर दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम सिर्फ सिस्टम का एक हिस्सा बनोगे, तुम पूरा सिस्टम नहीं बन सकते। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि यार आईएएस आईपीएस जो है बन गए तो वो कर दोगे वो कर दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जिस डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम मर जाओगे तब भी वहाँ पे पोस्टिंग तुम्हारी नहीं होगी। हाँ ये अलग बात है कि तुम्हारा कोई भी काम अटकेगा नहीं। एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर तुम बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस सर्विस के थ्रू तुमको मिलती है। नो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है कि इस सर्विस में तुमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी जिम्मेदारी मिलेगी और तुम बहुत अच्छे पद पे जा करके बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल रहो और प्रीलिम्स पे निकालने पे ध्यान दो। तो इसके सबसे मोटे मोटे जो है 3-4 रीज़न यही है कि पहला प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते, दूसरा जो है बच्चा आदर्शवादी होता है, तीसरा बच्चा प्रैक्टिकल ना होकर के सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा होता है कि हाँ साहब अपने या तो माँ बाप को धोखा दे रहा है या अपने खुद को धोखा दे रहा है कि वो ये सोच रहा है कि नहीं आज नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो उससे अगली बार। अरे भैया यदि तुम ये सोच रहे हो कि 2 साल बाद तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तो तुम उस 2 साल के लिए तुम अभी क्या कर रहे हो? क्या तुमने उस प्रोसेस को फॉलो किया है? क्या तुम्हारे टेस्टों में नंबर आ रहे हैं? क्या यदि तुम्हारे टेस्टों में नंबर आएंगे तो तुम्हारे वहाँ पे भी नंबर आ जाएंगे। यदि तुम टेस्टों में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो तुम वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर लोगे। कोई बोलते हैं कि नहीं सर टेस्टों में जो है किसी के 20 नंबर आते हैं और वो जो है यूपीएससी निकाल लेता है, मैं ये नहीं मानता। ठीक है, यूपीएससी के टेस्टों के अंदर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट होते हैं, ये मान सकता हूँ कि वो फैक्चुअल टेस्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पे यदि तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, वहाँ पे 70-80 नंबर भी तुम लेके आ रहे हो, तो संभावना है कि तुम वहाँ पे यूपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के अंदर भी तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। तुम्हारे यूपीएससी के टेस्टों के अंदर 10, 20, 50 नंबर तुम्हारे आ रहे हैं, तो तुम वहाँ पे करके से अच्छा परफॉर्म करोगे। तुम इस बारे में सोचो। मेरा जो 8-9 साल का अनुभव है वो मैंने तुमको साझा किया है। और इस एग्ज़ाम के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रैक्टिस, तुम चाहे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो, चाहे तुम प्रीलिम्स की करो, चाहे तुम मेंस की करो, खेल है प्रैक्टिस का। जो प्रैक्टिस करेगा उसकी संभावना बनेगी कि इस एग्ज़ाम को निकाल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।